हेलो गाइस, वेलकम टू JMD सावरा इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके सामने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ आपकी डिमांड पर। बच्चों का व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि सर हड़प्पा सभ्यता का सेकंड पार्ट कब आएगा, और आज आपके सामने हड़प्पा सभ्यता का सेकंड पार्ट लाया हूँ। आज मैं इसमें कुछ विशेष जो टॉपिक्स है उनके बारे में मैं बात करूँगा। इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना। अगर ना समझ में आए तो इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखना। आप में के अंदर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा इसके बारे में, जो इसकी विशेषता होगी, और कुछ स्थलों के बारे में भी हम बात करेंगे। कम से कम 2 वीडियो और बनेगी इसके ऊपर। तो आप इस मेरे साथ जुड़े रहे और इस चैनल के ऊपर जितनी वीडियो आ रही है उसे कंटिन्यू देखते रहे। तो स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियो को। तो हड़प्पा सभ्यता, ये इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो बात करते हैं इसके विस्तार की। विस्तार का मीनिंग होता है दायरा, मतलब ये सभ्यता कहाँ से लेके कहाँ तक इसका दायरा था। अगर हम नॉर्थ में देखें तो मांडा जो जम्मू एंड कश्मीर में आता है, जो चेनाब रिवर के पास बसा हुआ है, वहाँ पर था। अगर साउथ में जाए तो हम ये दाइमाबाद पड़ता है, दक्षिण जो गोदावरी रिवर के पास है महाराष्ट्र में, वहाँ पड़ता है। अगर पश्चिम में जाए तो पाकिस्तान का एक क्षेत्र है बलूचिस्तान के अंदर, सुत कांगेडोर एक जगह है, वो पश्चिम में पड़ती है। वहाँ से लेकर अगर पूर्व में जाए तो मेरठ के पास आलमगीर शहर पड़ता है, जो हिंडन रिवर के पास है। इतनी दूरी के अंदर ये हड़प्पा सभ्यता बसी हुई थी, और आने वाले ज़माने में इसका दायरा लगभग बढ़ भी सकता है। अगर हम नॉर्थ से लेके अगर साउथ में जाए तो ये लगभग 1600 किलोमीटर का दायरा है। अगर हम वेस्टर्न से लेके अगर ईस्टर्न तक जाए, अगर पश्चिम से लेके अगर पूर्व तक की बात करें तो 2400 किलोमीटर की दूरी है, लगभग है। इसका कोई फिक्स डेटा नहीं है, फिर भी आपको ये चारों स्थल याद होने चाहिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, क्योंकि इन चारों से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, चाहे वो वाइवा में पूछा जाए या वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाए। और ये सभ्यता आपको मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में, ये त्रिभुजाकार में बसी हुई थी, इस टाइप में बसी हुई थी। और जब इसकी खोज हुई थी तो ये लगभग 13 लाख किलोमीटर क्षेत्र में थी। आज इसका दायरा बढ़कर 20 लाख हो गया है किलोमीटर वर्ग में, और आज वर्तमान में इसमें लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। इतनी जानकारी इस टॉपिक से संबंधित आप रखना याद, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मेरी बातों को ढंग से सुने और अपने एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता से कुछ संबंधित स्थल है जो किसी न किसी रिवर के किनारे बसा हुआ है। जैसे हड़प्पा रावी के नज़दीक बसा हुआ है, जैसे लोथल भोगवा में है, भोगवा जो रिवर है गुजरात में, उसके पास बसा हुआ है। जो लोथल जो शहर है इसमें गोदीवाड़ा मिला है, क्योंकि गोदीवाड़ा वही होगा जहाँ पर सी होगा, सी मतलब समुद्र होगा, और गोदीवाड़ा का मीनिंग होता है बंदरगाह। क्योंकि जो लोथल था वहाँ से, जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात से सुमेरिया सभ्यता को आयात निर्यात किया जाता था जहाज़ के द्वारा, तो उस टाइम गोदीवाड़ा का भी इस्तेमाल किया जाता था। और फिर एक शहर है कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है, घग्गर रिवर के पास पड़ता है, और ये राजस्थान में बहती है। फिर है मोहनजोदड़ो, जो तो जिसके बारे में तो हम जान ही रहे सभी से, जब से हमने चालू की है हड़प्पा, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु जो रिवर के पास बसा हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं इन लोगों की लिखने की शैली क्या है। अब देखो, इन लोगों की जो लिखने की शैली थी वो लेफ़्ट टू राइट भी हो सकती थी और राइट टू लेफ़्ट भी हो सकती थी, क्योंकि अभी तक जब तक इसकी लिपि को जाना नहीं जा सकता है, जब तक इसकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाएंगे, जब तक हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा कि ये लेफ़्ट टू राइट लिखते थे या राइट टू लेफ़्ट लिखते थे। जब दोनों ही ढंग से लिखा जाता है तो उसे ब्रुस्टोफेडन शैली कहते हैं। मतलब इसका मतलब होता है कि जैसे लेफ़्ट से गया मैं राइट तक गया, फिर राइट से मैंने यहीं पे आ गया, फिर दोबारा लेफ़्ट से राइट गया, तो ऐसी शैली को ब्रुस्टोफेडन शैली कहा जाता है। और ये हड़प्पा शैली, जब भी जहाँ भी ऐसी शैली मिले तो उसे ब्रुस्टोफेडन शैली का नाम दिया जाता है। उसके बाद में आते हैं, जब हड़प्पा सभ्यता दैट टाइम मौजूद थी तो उस टाइम और भी कुछ ना कुछ सभ्यताएं ज़रूर बसी हुई थी वहाँ पर। जैसे चीन, जैसे एक मिस्र की सभ्यता थी,
जो नील रिवर के पास बसी हुई थी, नील रिवर के पास। फिर है हुआंगो जो रिवर है, चीन की सभ्यता बसी हुई थी। जो हुआंगो रिवर है ये चीन में बहती है, तो हुआंगो रिवर पर चीन की जो सभ्यता बसी हुई थी। और फिर है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता, ये है ना इराक में थी। और जो रिवर थी वो है दजला फरात के रिवर के बीच में बसी हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये इराक में मिली है। और जिसे हम पढ़ रहे हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। सिंधु नदी के एकदम नज़दीक बसी हुई थी। फिर बात करते हैं कुछ विशाल क्षेत्र है, जैसे है इस सभ्यता के अंदर कुछ विशाल जो क्षेत्र भी है मिले हैं। जैसे एक विशाल अन्नागार मिला है हमें, जहाँ पर अन्न रखा जाता था। जब कभी बाढ़ या भूकंप या कोई आपदा आ जाती थी तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। फिर एक विशाल स्नानागार भी मिला है हमें हड़प्पा सभ्यता में। ये दोनों के दोनों क्षेत्र हमें मोहनजोदड़ो से मिले। इस स्नानागार का इस्तेमाल किसी उत्सव के टाइम किया जाता था, मतलब पूरा समाज एक साथ आकर इसमें स्नान होता था। और ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं धार्मिक लोग थे, ये भी किसी देवी देवताओं को पूजते थे। बट मंदिर का किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला है। ये धार्मिक जरूर थे बट मंदिर का कोई भी साक्ष्य कहीं भी किसी भी स्थल से नहीं मिला है। जैसे और भी कोई उत्सव रहा होगा इस टाइम, तो यहाँ पर आकर ये एक सार्वजनिक स्नानागार स्नान किया जाता था, तो इन लोगों के द्वारा। उसके बाद में बात करते हैं वर्णमाला की। जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो मैंने कल आपको बताया था, ये ना भाव चित्रात्मक लिपि है। मतलब है कि किसमें जितने भी पेंटिंग की जाती थी वो सबसे ज़्यादा चित्र हमें मछली के मिले हैं और कुछ है ना यू आकार के मिले हैं। ये जो आज तक इनको हमने स्टडी नहीं हो पाई है, आज तक हम नहीं जान पाते कि इस मछली का मतलब क्या होता है इसके अनुसार। और इनकी वर्णमाला में 250 से लेकर 400 वर्ण मिलते हैं। अब देखो हमारी जो वर्णमाला उसमें 46 के आसपास मिलते हैं, लेकिन इनकी वर्णमाला में 250 से लेकर 400 वर्ण मिलते हैं। तो इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जिस दिन इतिहासकारों के द्वारा इसकी लिपि को स्टडी कर लिया जाएगा, मान के चलो कि ये सभ्यता का सॉल्यूशन हमारे सामने आ जाएगा। जितनी बातें भी हम इसके बारे में जानते हैं वो सिर्फ एक हमारी एक सोच है कि ऐसा हुआ होगा। उसके बारे में बात करते हैं कार्बन 14 मेथड। एक विधि होती है कार्बन 14 मेथड। जब कभी भी मैं किसी पुरानी चीज़ों के बारे में जानना होता है, उसका टाइम पीरियड की कितनी साल पुरानी है, तो उस विधि को कहते हैं कार्बन 14 विधि। इस विधि का इस्तेमाल करके ही मालूम किया गया था कि सभ्यता कब से लेके कब तक बसी हुई थी। मैंने कल भी बताया था आपको जब लास्ट वीडियो में, ये 2350 से लेके 1750 के BC के बीच में बसी हुई थी और इसी में इसका उत्कर्ष हुआ था। ये एकदम इसी टाइम पीरियड के बीच में इसने अपना नाम जो मुकाम है वो हासिल किया था। इसे कार्बन 14 विधि कहते हैं। ये जरूर पेपर में पूछी जा सकती है कि ऐसे कौन सी विधि है जिसके द्वारा जो प्राचीन जो वस्तुएं होती है या टाइम पीरियड उनके बारे में जानकारी हासिल होती है, तो है कार्बन 14 मेथड। उसके बाद में है मतलब कुछ विदेशी लोगों का मत है, विचार है कि जो सुमेरिया के जो सभ्यता के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया है। मतलब जो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सुमेरिया के लोग वहाँ पर गए भारत में और वहाँ जाकर सिंधु घाटी जो रिवर को इन्होंने बसाया। मतलब सुमेरिया सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में रहा करते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने कुछ और ही कहा है, इनके मत को नहीं माना है। इनका नाम जरूर याद रखना, मार्शल है, व्हीलर है, एक है चाइल्ड। इन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट कहे हैं जो भारतीय जो इतिहासकार हैं उन्होंने इनकी बातों को बिल्कुल ही मतलब है माना नहीं है और इसको एक रूप से नेगेटिव बताया कि मतलब ये सही नहीं है, ये इन्होंने जो कहा है वो एक गलत बात है। ओके, उसके बाद में इस वीडियो का कुछ लास्ट पॉइंट चल रहा है, इसके बारे में देखते हैं। जो जितने भी शहर मिले हैं हमें जो हड़प्पा सभ्यता में,
उन शहरों को है ना दुर्गीकृत किया जाता था, दुर्गीकृत किया जाता था। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई शहर है, जैसे ये शहर है, तो इसके चार ओर दीवार लगा दी जाती थी। इसे कहते हैं दुर्गीकृत करना। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी हमें शहर मिले हैं, उन शहरों को 2 टाइप्स में बांटा जाता है। जैसे मान के चलो कि मोहनजोदड़ो है। अब मोहनजोदड़ो को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता था पश्चिमी दुर्ग और एक होता पूर्वी दुर्ग। मतलब मोहनजोदड़ो का ये वाला हिस्सा होता था पश्चिमी दुर्ग और ये वाला होता था पूर्वी दुर्ग, जिसे हम ऊपरी दुर्ग भी कहते हैं, और एक होता है निचला दुर्ग। तो एक यहाँ से होता था, एक यहाँ से होता था। जो पश्चिमी दुर्ग के लोग, जो दुर्ग था वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, और जो पूर्वी दुर्ग था, जो निचला शहर, वहाँ गरीब लोग रहते थे। आपने मोहनजोदड़ो जो मूवी देखी थी, जो उसमें हीरोइन होती है, वो पश्चिमी दुर्ग में रहती थी। और इस वीडियो के बारे में आज इतना ही। अगला जो इसका अगला पार्ट में लाऊंगा तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। वो पार्ट देखे बिना मत रहना, और इस पार्ट को बिना देखे बिना मत रहना, और इसे एंड तक देखना जब तक आपको ना समझ। इसको 2 बार देख लो, 3 बार देख लो। ये आपके टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बड़ी मेहनत से लेके आया हूँ। आपको ये वीडियो लगी कैसे, ये मुझे है ना कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अगर आप बताओगे नहीं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं ला पाऊँगा। आप बताओगे जब भी तो लाऊँगा कि आपको मेरी वीडियो लगी कैसे। इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। और बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। और जब पार्ट नंबर 3 लेकर आऊँगा तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेकर आऊँगा। इसके 3 या 4 वीडियो आएंगी, उसके बाद में आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप इसके नोट्स अपने आप बनाओ, मेरे पॉइंट आप ले सकते हो। आप खुद इसके नोट्स 2 बार देखो वीडियो को और खुद बनाओ। जब तक नोट्स हमेशा अपने होते हैं, किसी की भी नोट्स की कॉपी नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी के नोट्स की कॉपी करते हो तो हमेशा भूलने का डर होता है। आप खुद अपने नोट्स बनाओ तो वो आपको लॉन्ग लाइफ तक याद रहेंगे कि हाँ मैंने लिखा था और मुझे याद रहेगा। आप दूसरों के नोट्स की कॉपी बिल्कुल मत करो। आपको कोई भी देता हो, आप मेरी वीडियो को देखो, उसे लाइक करो, और इसके बेस के ऊपर ही अपना नोट्स बनाओ। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बातें लिख रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें और भी इंटरेस्टिंग बात होंगी। ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना है। बाय।